जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। मेरा नाम है मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके साथ दोबारा से मुखातिब होता हूं। फर्स्ट ईयर इंग्लिश सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाला और सबसे शॉर्ट आपका कोर्स है वो है प्ले का पोर्शन, जिसे आप डायलॉग, जिसे आप प्ले, जिसे आप ड्रामा कहते हैं। तो दिस thing which today you are going to hear in this video is 10 marks। आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स कैरी करता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को मसला होता है जी इसके अंदर प्ले के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। तो जैसे ही इस वीडियो को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आसान आपको प्ले के क्वेश्चन आंसर्स लगने लग जाएंगे। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, Why couldn't the girl describe the killer? ऐसी क्या वजूहात थी कि जो गर्ल है, जो हीट लाइटनिंग प्ले के अंदर गर्ल है, वो किलर को डिस्क्राइब नहीं कर सकी। अब इसका हम अगर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, ये जो गर्ल है ये एक्चुअली कहाँ जा रही है, ये एक पार्टी पर जा रही थी जिसकी वजह से कोई रास्ते में कोई इशू हो गया और उसका फ्यूल जो कि फ्यूल टैंक है वो ईंधन कम पड़ गया। तो सीएनजी जो थी वो बिल्कुल नियरेस्ट आपको बिल्कुल नहीं मिली, मतलब इस गर्ल को नहीं मिली, जिसकी वजह से अंधेरा काफ़ी था और बहुत मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से ये वहाँ पर डर गई और वहाँ से इसने पैदल चलना, वॉकिंग शुरू कर दी और नियर स्टेशन तक ये पहुँच गई। उस दौरान, मतलब गाड़ी से लेकर उस स्टेशन के दौरान क्या वजूहात पेश आई वो इस प्ले के अंदर हम एज अ क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। Why couldn't the girl describe the killer? क्यों नहीं बता सकी जो गर्ल है किलर के बारे में? क्योंकि उस वक्त जो था अंधेरा बहुत था। हीट लाइटनिंग का मतलब है बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो वहाँ पर थंडरस्टॉर्म था और आप लाइटनिंग हो रही थी। शी कुड नॉट डिस्क्राइब द किलर बिकॉज शी हैड नॉट सीन हिम क्लियरली। वो किलर को इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि उसने किलर को देखा ही नहीं, वो साफ साफ देख ही नहीं सकी क्योंकि उस वक्त अंधेरा था और सिर्फ बिजली चमक रही थी और कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स द गर्ल टू लीव हर कार? ऐसी कौन से हालात थे जो लड़की को गाड़ी को छोड़ना पड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप देख सकते हैं। हर कार रैन आउट ऑफ गैस। तो ये ईंधन जो कि गैस था वो खत्म हो चुका था, तो उसको अब सीएनजी पंप तक जाना था। लेकिन ऑब्वियसली जब एक चीज़ रन आउट हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो उसी वक्त आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खासतौर पे फीमेल्स के साथ। इट वॉज नाइट टाइम, रात का वक्त था, कोई भी जो था स्टेशन करीब नहीं था। शी कुड नॉट वेट फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन, और वो इंतज़ार नहीं कर पा रही थी क्योंकि नाइट थी, अंधेरा था, तो वो अकेली थी, तो वो किसी का भी इंतज़ार, किसी की भी मदद का इंतज़ार नहीं वो करना चाह रही थी। Therefore she had to leave the car on the road। इसीलिए उसने रोड पर ही कार को छोड़ना बेहतर समझा। She began to walk on foot on the road, और फिर उसने वॉकिंग स्टार्ट कर दी। began मतलब शुरू कर दी। She hoped to catch a bus on the road, और उसने उम्मीद किया कि मैं ज़रूर एक बस जो है उसको मतलब रोड पर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। उस वक्त रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है व्हाट डिड शी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन? पहले आदमी से उसने किस किस्म की हेल्प को पूछा, मतलब इजाजत ली कि भाई किस किस्म की उसको मदद चाहिए थी। शी आस्क्ड हिम टू help her because she thought that the killer would be behind her, he would come and kill her। अब ये मदद उसने इसलिए मांगी क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके पीछे कोई किलर है, तो इसलिए उसने उससे ये मदद मांगी। तो काइंडली आप मेरी मदद कर दें, मुझे लगता है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, एक किलर आ रहा है। ही वुड कम एंड किल हर, और वो मुझे आएगा और किल कर देगा। तो दीज वर योर 3 क्वेश्चंस ऑफ प्ले 1। तो लेट्स टॉक अबाउट D and E part. Like if you can see, there is D part. What was the condition? What was the condition of the weather? जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस रात मौसम कैसा था। तो मौसम की अगर बात करें तो बहुत स्टॉमी था, तूफानी था,
जो गरज चमक हो रही थी, मैंने आगे आपको बता भी दिया था और अब यहां पे लिखा भी आ रहा है, देयर वर फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड बर्स्ट्स ऑफ थंडर। तूफान आया हुआ था, फ्लैशेस, चमक, लाइटनिंग, बिजली, मौसम के अंदर तब्दीलियां बहुत जबरदस्त किस्म की आ रही थी, गरज चमक शुरू हुई थी। द वेदर एडेड टू द टेरर ऑफ द गर्ल, एक तो लड़की पहले से डरी हुई थी और एडेड उसको मजीद, टेरर मतलब खौफजदा सी वो हो गई थी और उस मौसम ने उसको मजीद खौफजदा कर दिया था। हाउ डिड द सेकंड मैन अक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, जो दूसरा आदमी था वो पहले आदमी को झूठा कैसे साबित कर रहा था। द सेकंड मैन हैड सीन अ गर्ल थ्रू द ग्लास ऑफ द डोर, उसने दरवाजे के शीशे के जरिए लड़की को देख लिया था दूसरे आदमी ने। द फर्स्ट मैन वॉज अनविलिंग टू टेल हिम अबाउट हर, और जो पहला आदमी था वो लड़की को ना चाहते हुए, अनविलिंग बताना ही नहीं चाह रहा था। देयरफॉर द सेकंड मैन एक्यूज्ड, इल्जाम लगाना, इसलिए दूसरा आदमी उस पर इल्जाम लगा रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो पहले आदमी को दूसरा आदमी कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, दूसरा आदमी दरवाजे की खिड़की से देख रहा था, तो जिसकी वजह से उसने पहले आदमी पे इल्जाम लगाया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो इसकी मदद नहीं कर रहे थे, तुम ही हो जो इसका कातिल हो, कत्ल करना चाहते थे इसका। डिड द गर्ल सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन एज द play progresses, did the girl become suspicious, क्या जैसे जैसे प्ले चल रहा था तो पहले आदमी के खिलाफ जो है उसको शक होने लग गया था। क्योंकि सेकंड मैन का भी आपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, उसके अंदर आपने 5 था, उसके अंदर आपने पढ़ा कि सेकंड मैन फर्स्ट मैन को कह रहा है कि तुम झूठे हो, तुमने ही इसको कत्ल करना था, तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तो फर्स्ट मैन पर क्या उस लड़की को जरा सा भी शक हुआ? नो, शी वॉज नॉट डाउटफुल अबाउट हिम टिल एंड, आखिर तक पहले आदमी पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। देन इट वॉज ऑन हर फ्लैश लाइट दैट मेड हर रिकग्नाइज हिम, और एक टॉर्च, फ्लैश लाइट को कहते हैं टॉर्च, एक टॉर्च थी जो उसको बता गई कि नहीं यही पहला शख्स है जो मेरा कत्ल कर रहा था, तो वो पहचान चुकी थी। What is her impression about the second man? अब जाहिर सी बात है फर्स्ट मैन को वो सही समझती थी, दूसरे को कातिल समझती थी, जिसकी वजह से आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताया जाएगा कि उसका तासुर गलत था। She thought that the second man to be the man chasing her, उसको लगा था कि यही बंदी है जो मुझे क्या कहते हैं मेरे पे शक कर रही है, सॉरी यही जो शख्स है सेकंड मैन जो है वो मुझे चेस कर रहा है। मतलब वो गर्ल जो थी वो सोच रही थी कि सेकंड मैन उसको क्या कहते हैं उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। फर्स्ट मैन जो था वो उसको क्या कहते हैं चेस कर रहा था, सेकंड मैन तो उसको बचाने आया था। But when he had gone, she felt that it was not he who had run after her. तो अब उसको समझ में आ गई थी, नहीं जब सेकंड मैन चला गया तो तब उसको महसूस हुआ, फेल्ट हुआ कि जी नहीं यही शख्स था जो मेरी मदद करना चाह रहा था, ये तो मेरा पीछा नहीं कर रहा था, पहला शख्स मेरा पीछा कर रहा था। तो आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, why didn't she accompany the second man, वो इसलिए नहीं करना चाह रही थी, जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी लेकर के जी यही तो शख्स है जिसने मुझे कत्ल करना चाहा, लेकिन सेकंड मैन बिल्कुल भी उसका कत्ल नहीं करना चाहता था और ना ही वो उसको चेस कर रहा था, चेस तो फर्स्ट मैन कर रहा था। तो why didn't she accompany, तो अब इस सवाल में पूछा जा रहा है कि वो लड़की क्यों नहीं सेकंड आदमी के साथ जाना चाह रही थी, उसके साथ क्यों नहीं दे रही थी। तो जैसे कि आप लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शी डिड नॉट अकम्पनी हिम, सेकंड मैन की उसने कंपनी इसलिए नहीं जानना चाहिए या लेना चाहिए बिकॉज शी थॉट दैट ही वॉज द मैन हु हैड बीन चेजिंग हर, क्योंकि उस लड़की को ये लग रहा था कि ये जो दूसरा आदमी है ये मुझे चेज कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उस लड़की को गलत लग रहा था। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस प्ले का। तो आपको अगर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम इस फर्स्ट प्ले के अंदर थी तो वो अब बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 12 मार्क्स आपके सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 मार्क्स, जो कि 10 मार्क्स बोर्ड के अंदर आपको आने हैं प्ले में से। तो फर्स्ट प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2023 पेपर्स एंड 2022 जो 2022 के अंदर पेपर आने वाले हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले क्योंकि वो फर्स्ट को ज़्यादा लुक आफ्टर करता है। तो
तो आप कोशिश करें कि ये जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर शेयर किए हैं आप इन्हीं को सिर्फ याद कर लें, क्योंकि ये जो आगे क्वेश्चन एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज ट्रीटेड एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये तो जरूरी नहीं है। तो मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चन क्लियर किया ये सिर्फ आपने यहां तक करना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। आपको यही प्ले 1 के क्वेश्चन आंसर बोर्ड में आएंगे। तो काइंडली आपको कोई भी इशू हो प्ले 1 के अंदर जस्ट लेट मी नो। आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मुझे किसी भी तरह का कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो मेंशन है। तो आपको फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में कोई भी एज सच बोर्ड के हवाले से प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो। आपको जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर हर परेशानी का, हर प्रॉब्लम का हल मिलेगा। सो बी विद अस एंड ऑलवेज जस्ट फ्री टू आस्क, यू आर ऑल फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, हमारे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। जीएस एकेडमी यूट्यूब के जितने भी टीचर्स वीडियोस बना रहे हैं उनसे आप राब्ता कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये इश्यूज़ हैं। तो काइंडली आप इन वीडियोज़ को दोबारा से हमें शेयर करें या लिंक कर दें, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ उन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। आज हम इसी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो कि प्ले 2 की होगी उसको लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं अपने व्यूवर्स से बात कर रहा हूं। मेरा नाम है मेहरान शहजाद और आज बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश की वीडियो फर्स्ट ईयर के प्ले 2 की लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो लेट्स डिस्कस कि आपके 10 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स के लिए प्ले कितने अहम होते हैं। तो आज जिस प्ले 2 के बारे में मैं बताने वाला हूं वो है बहुत अहम, जिसे कहते हैं विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। हाउ डज Cretin prove his extraordinary powers? Write 3 lines। तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये है कि आपसे वो पूछेगा कि कितनी ज्यादा गैर मामूली पावर्स जो थी क्रेटन ने इस्तेमाल की थी और उसको साबित की थी कि मेरे पास इतनी पावर्स हैं। तो लिखा हुआ है जी क्रेटन हैज कम इन अ शिप व्हिच इज विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। और चिप्स जो है, अगर आप शिप देखें तो शिप के अंदर ऐसी कोई भी आलात जो हैं वो है ही नहीं थे, उसके बगैर क्रेटन आया था। ही फॉर्म्स एन इनविजिबल वॉल ताकि वो जर्नल पावर्स जो है उस तक ना जा सके या कोई भी जो लोग हैं उसके पास ना जा सके। ही कैन हेयर ह्यूमन माइंड्स। वो बड़े आराम से, जो क्रेटन है वो बहुत आराम से इंसानी दिमाग को सुन सकता था क्योंकि वो दूसरे सियारे से आया था। उसके पास कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थी। ही सेज दैट ही इज इमॉर्टल, नो वन कैन टच हिम। उसने कहा था कि मैं बहुत लाफानी हूं, मतलब मेरे जैसा इंसान पैदा हुआ नहीं है और अगर पैदा हो गया है तो वो इस दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। नो वन कैन टच हिम। और उसने ये भी कहा था मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, और ये सच था। एज विद द हेल्प ऑफ, अगर आप प्ले 2 की बात करें, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेटन्स विजिट? क्या वजह क्या थी कि क्रेटन आया? ही लव्स ह्यूमंस। वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था ह्यूमंस के साथ। ही हैज स्टडीड देम। और अगर उसका विजिट देखें तो सिर्फ ये था कि वो सिर्फ इंसानों को स्टडी करने आया, उसकी यही मशगला था। फर्स्ट ही कम एज अ टूरिस्ट। सबसे पहले वो सयाह बनकर आया था अर्थ के ऊपर, और यही उसका पर्पस था विजिट। लेकिन जब उसने उधर जमीन पर लैंड किया, मतलब जमीन पर उतरा, ही डिसाइड्स टू टेक द चार्ज ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा कि मैं इस दुनिया का पूरा चार्ज लूंगा, मतलब मैं ही हूं जो ताकतवर इस दुनिया का बन के दिखाऊंगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है जी हाउ मच मोर एडवांस इज द सिविलाइजेशन ऑफ क्रेटन देन दैट ऑफ द अर्थ। अगर आप इनकी तहजीब की बात करें, इनकी ताकत की बात करें, क्रेटर के सियारे से, जिस सियारे से ये आया था, उनकी जो सिविलाइजेशन है, उनकी तहजीब हमारी जमीन की तहजीब से एडवांस कैसे थी। क्रेटन के जो लोग थे वो वहां पे बहुत एडवांस थे साइंटिफिकली, मतलब तकनीकी तौर पर। दे कैन कंट्रोल देयर थॉट्स। इंसान आज अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात पर, अपने एहसासात पर काबू नहीं पा सकता, लेकिन वो लोग पा सकते थे। दे कैन रीड ह्यूमन ब्रेन। और ये जो क्रेटन के लोग थे ये बहुत आराम से, बड़े सुकून से लोगों के, इंसानों के दिमागों को पढ़ लेते थे। दे हैव फ्लाइंग मशीन्स, मतलब कार्स, एंड दे हैव कंकर्ड डेथ। और उन्होंने, उनके दौर पर उनको लगता था कि उन्होंने जो है डेथ को भी कंकर
कर लिया है मतलब फतह कर लिया है। दे कैन लर्न लैंग्वेजेस स्विफ्टली, वो बहुत आराम से बड़े लैंग्वेजेस को सीख तो लेते थे, लेकिन दे वर हैविंग वेरी क्विक स्पीड, तो बड़ी स्विफ्टली मतलब बड़ी तेजी से वो लोग लैंग्वेजेस सीख लेते थे। कैन द पीपल ऑफ द अर्थ कंपीट विद द पीपल ऑफ क्रेटन? नहीं जी, प्ले के अंदर कहा जाता है कि क्रेटन से कोई भी लोग मुकाबला नहीं कर सकते थे। नो, द पीपल ऑफ द अर्थ कैन नॉट कंपीट विद दोज ऑफ क्रेटन, बिल्कुल भी नहीं जी मुकाबला कर सकते थे। द अर्थ पीपल कैन नॉट टच देम इवन, यहां तक कि जमीनी लोग उनको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा सकते थे। द अर्थ पीपल आर स्लेव ऑफ देयर इमोशंस, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम लोग जो है गुलाम हैं अपने जज्बात के, अपने एहसासात के, लेकिन क्रेटन की जो सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वाइल क्रेटन पीपल्स आर वाइज, और जो क्रेटन के लोग हैं वो बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा देखें लास्ट क्वेश्चन पर कि हाउ मच डैमेजिंग इज वायलेंस इन आवर लाइफ, अगर आपकी खिलाफ वर्जी है, अगर आपका तशद्दुद है, तो कितना ज्यादा तशद्दुद, कितनी ज्यादा खिलाफ वर्जी आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। वायलेंस डिस्ट्रॉयज पीस, याद रखिएगा ये जो वायलेंस होता है ये अमन को सबसे पहले तबाह करता है। इट गिव्स राइज टू एनिमिटी, ये दुश्मनी को और तसादुम मतलब झगड़ों को राइज हवा भी देता है और बढ़ाता भी है। It brings about suffering, sorrows and destruction, याद रखिएगा उसने यही कहा है कि हमेशा इंसान जो है मसाइब, मुश्किलात और तबाही लेकर आ सकता है। It makes man savage and cruel, ये इंसान को क्या बना देती है? वहशी बना देती है। मतलब जो वायलेंस है वो इंसान को सोरोज, सफरिंग्स, डिस्ट्रक्शन इन सब से गुजरना पड़ता है उसको, और वो वहशी बना देती है। और थोड़ा सा अगर देखें तो इट मेक्स मैन सेवेज, वहशी भी कर देती हैं। ये जो वायलेंस होती है, ये तशद्दुद होता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, वो तशद्दुद पे उतर आते हैं, वो जुल्म करने लग जाते हैं, वहशी हो जाते हैं। दस इट इज वेरी डैमेजिंग इन लाइफ, अगरचा ये बहुत ज्यादा जिंदगी में नुकसान पहुंचाती है। What type of life do you foresee in year 5000? अगर आप 5000 साल में जीते हैं, अगर रहते हैं, तो आप बताएं कि क्या आप देख रहे हैं इन फ्यूचर कि क्या हो सकता है आने वाले 5000 साल में। लाइफ इन द ईयर 5000 वुड बी वंडरफुल, बहुत खूबसूरत जिंदगी होने वाली है जी, बहुत शानदार जिंदगी होने वाली है। Perhaps it would be like the life of Cretan's people, वो कहते हैं जी शायद ऐसा हो सकता है कि जो क्रेटन के लोग थे उस तरह की जिंदगी हो सकती है। पीपल वुड ट्रैवल इन द फ्लाइंग कार्स, जैसे क्रेटन सियारे से आया है तो उधर जो सिविलाइजेशन है उनकी उस तरह फ्लाइंग कार्स में अगर घूम फिर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है, तो ये लोग भी ट्रैवलिंग और घूमेंगे फिरेंगे गाड़ी में, फ्लाइंग कार्स में। दे माइट बी एबल टू हेयर ह्यूमन माइंड, और हो सकता है कि वो लोग इंसानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी के दिमागों पर काबू भी पा लें और उनके दिमागों को सुन भी लें। एंड दे माइट बिकम इमोर्टल, नाउजुबिल्लाह ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि इंसान 5000 साल में लाफानी हो सकता है। अगर आप छठा और छठे के बाद सातवां सवाल देखें, हाउ मच इंप्रेसिव वर द मॉरल्स ऑफ क्रेटन, कितने ज्यादा इखलाक उसको पसंद था, मतलब उसका जो मॉरल था, उसके जो इखलाक थे वो कितने ज्यादा अच्छे थे। क्रेटन इज हार्मलेस, सबसे बड़ी बात वो पहले बिल्कुल भी उसने ऐसा सोचा नहीं था और वो बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आया था। ही हैज कंट्रोल्ड ऑन हिज इमोशंस, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, उसको अपने जज्बात पर काबू था। ही यूज हिज माइंड्स, वो अपने माइंड को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर ही इज वाइज, जिसकी वजह से वो अक्लमंद है। ही इज पोलाइट, लविंग, टॉलरेंट एंड पेशेंट, ये हैं उसके मॉरल्स। तो वो बहुत नरम दिल वाला था, मोहब्बत करने वाला था, और वो मतलब बर्दाश्त भी करता था और साबिर बंदा था। मतलब क्रेटन की बात हो रही है। दस हिज मॉरल्स आर वेरी इंप्रेसिव, अगरचा उसके जो मॉरल्स हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर कुन हैं। मतलब अगर उसके मॉरल्स की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा मुतासिर कुन है, मतलब आप उससे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि वो इमोशंस पर काबू करने वाला था, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, और लोगों को नरम मिजाजी से मोहब्बत करने वाला था, बर्दाश्त करने वाला था, साबिर इंसान था। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो लिखा हुआ है जी, व्हाट इज द रोल ऑफ पावर्स इन द प्लेयर। जनरल पावर्स समझने
आज के दौर में जो आर्मी के डिक्टेटरशिप्स होते हैं उनकी बात हो रही है, तो जनरल पावर भी एक आर्मी का इंसान था, आर्मी का एक मेंबर था। जनरल पावर स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू क्रेटन, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि क्रेटन के साथ चले, क्रेटन का बिल्कुल तजाद था, वो मुख्तलिफ होकर चलता था, मतलब उसके अगेंस्ट था। ही वर्क्स एज अ स्क्रीन दैट शोज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ क्रेटन। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि इंसान लोगों की बुराई कर रहे होते हैं हम लोग, लेकिन लोगों को बुराई करते करते हम उनको बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो क्रेटन की क्वालिटीज बताने वाला ही जनरल पावर था। तो अगर जनरल पावर की बात की जाए तो ये नैरो माइंडेड बंदा था, जो कि जेनरस डिस्पोजिशन ऑफ द विजिटर था। मतलब अगर आप बात करें कि इसकी एक तंग नजरी स्याह की फयाजाना फितरत को उजागर करती थी, मतलब कि अगर ये तंग नजर था तो जो आने वाला था वो उसकी जो फितरत थी वो जेनरस शो करने वाला ये इंसान था। मतलब जनरल पावर की बात हो रही है। व्हाट इज द थीम ऑफ द क्रेटन स्टडी? अगर आप क्रेटन की स्टडी की बात करें तो वो बताएं जी, क्रेटन किस बारे में पढ़ने आया था। तो क्रेटन की स्टडी की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है, तो क्रेटन की स्टडी इस क्वेश्चन में यह है कि द थीम ऑफ द क्रेटन स्टडी इज द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स। सिर्फ वो लोगों को, जो जमीनी लोग थे उनके बारे में पढ़ने आया था, उनके बारे में जानने आया था, और रिहायशी मतलब जमीन में रहने वाले बशिंदे। इट इज द हॉबी, क्योंकि उसकी ये एक मशगला था। ही लव्स ह्यूमंस, पहले तो वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, और जैसे ही वो जमीन पर उतरा था तो तब उसने कहा था कि मैं कब्जा करूंगा। ही लव्स टू गैड अबाउट, वो कह रहा था कि मैं तो यहां पर जस्ट रोमिंग करने आया हूं। गैड मतलब रोमिंग करने आया हूं, घूमने फिरने आया हूं। ही विजिट्स द अर्थ एज अ टूरिस्ट। उसने जमीन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था कि वो जमीन पर आकर सिर्फ स्याह कर सके, मतलब फिर सके, घूमे फिरे। हाउ डज क्रेटन इंप्रेस जनरल पावर्स? जनरल पावर को क्रेटन ने कैसे इंप्रेस किया? क्रेटन कैन हेयर जनरल पावर्स थॉट। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि जो क्रेटन था वो जनरल पावर की थॉट समझ सकता था, क्योंकि उसके पास ये पावर थी। ही बिल्ड्स एन इनविजिबल वॉल, ये तो आपको पीछे भी बताया गया कि उसने एक इनविजिबल वॉल जो थी अपनी शिप के सामने क्रिएट कर दी थी ताकि उसको कोई टच ना कर सके। हिज शिप इज विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी बता चुका हूं। जनरल पावर इज अनएबल टू टच हिम, क्योंकि इनविजिबल वॉल थी, उसको टच करने जाता था तो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक सा पड़ता था, तो वो टच ही नहीं कर पाता था। दीज थिंग्स ऑफ क्रेटन इंप्रेस जनरल पावर्स, यही चीजें थी जो कि जनरल पावर को बहुत ज्यादा इंप्रेस की क्रेटन की। तो लें जी, आपका प्ले 2 इस क्वेश्चन के साथ एंड होता है, और मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्ले 2 के, जिनको आपने लाजमी करना है और आप करके 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आपके बोर्ड के लिए पहला और दूसरा प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप काइंडली इन दोनों चैप्टर्स को, मतलब इन दोनों प्लेस को बहुत अच्छे से करें। और कोई भी क्वेश्चन करना है, आई एम जस्ट गिविंग माई mobile number in my comments, so just you can take my contact number from there and you can just contact with me on WhatsApp, so that any query or any question you can ask from me freely. You just contact me freely, I can help you, so just be relaxed. अगर कोई भी इशू है just let me know, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को आसान कैसे करते हैं और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ मैं क्लोज करता हूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं प्ले 3 लेकर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू YouTube एकेडमी चैनल। और आज हम फर्स्ट ईयर का प्ले 3 जिसका नाम है द ऑयस्टर एंड द पर्ल के साथ हाजिर होते हैं। और आज हम इन क्वेश्चन आंसर्स को वेरी शॉर्टली ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो प्ले 3 के अंदर कंफ्यूजन्स हैं या मसले मसाइल हैं वो दूर हो जाएं, और ये आपकी बुक 3 का जो तीसरा प्ले है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कैरी करता है, जैसे कि इसके 39 क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द ओके बाय द सी, तो इसका आंसर है वेयर डज द प्ले टेक प्लेस, मतलब ऐसी कौन सी जगह पर था ये प्ले जगह ली, मतलब कहां पर जन्म लिया या जगह ली। हैरी वैन ड्यूजन इज अ बार्बर, अब वो बता रहे हैं कि जहां पर इसने जन्म लिया वहां पर किसकी शॉप थी। हैरी वैन ड्यूजन ये एक कैरेक्टर का नाम है जो इस प्ले के अंदर मेन कैरेक्टर का किरदार अदा करता है।
The play takes place in his shop in Oakey by the Sea, California. Population 909. तो जो इसकी पॉपुलेशन है वो 909 आपके सामने आप देख सकते हैं। कैलिफोर्निया में ओके बाय द सी है, ठीक है, और इसने ओके बाय द सी ने यही जो मेन आपकी सिटी है और जो कंट्री है वो कैलिफोर्निया है, और जो पॉपुलेशन है वो 909 है। अगर आप देखें व्हाई इज हैरी सिटिंग इन द बार्बर्स चेयर, तो इसका एक दोस्त था जो बेचारा बहुत परेशान था जिसका नाम क्ले है, और इसके जो वालिद साहब हैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों से भाग गए थे। मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाने से मुराद है कि वो इनकी रिक्वायरमेंट्स, इनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जो हैरी है उसने अपने दोस्त क्ले को मशवरा दिया कि यार क्यों ना तुम मेरी ही सीट पर बैठकर बार्बरिंग सीख लो, ताकि तुम्हारे पास इतने पैसे हों कि तुम अपने वालिद साहब को एडवर्टाइजमेंट अखबार में देकर वापस बुला लो, क्योंकि क्ले आया ही हैरी के पास इस वजह से था। व्हाई इज हैरी सिटिंग इन द बार्बर्स चेयर, जबकि हैरी खुद एक बार्बर है लेकिन वो अपनी ही चेयर पर बैठ गया है। वो इसलिए बैठा था व्हेन द प्ले बिगिंस वी सी हैरी सिटिंग इन द बार्बर्स चेयर, जब प्ले शुरू होता है तो जो हैरी है वो अपनी ही कुर्सी पर बैठा होता है। दैट्स मीन कि वो अपने दोस्त को सिखाना चाह रहा है कि तुम भी सीख लो कटिंग और पैसे कमा लो और फिर एडवर्टाइजमेंट दे देना। ही इज रीडिंग अ बुक एंड क्ले, अ बॉय ऑफ 9 or 10 years old इज कटिंग हिज हेयर, और कोई 9 से 10 साल का जो लड़का क्ले है वो उसके बाल काट रहा है। अकॉर्डिंग टू हैरी, हाउ डज वन ब्रिंग मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, कैसे खुशी लाई जा सकती है एक बूढ़े दिल के अंदर। तो वो हैरी के मुताबिक बताएं आप। ही सेज दैट वन कैन ब्रिंग मैरमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट बाय कंपोजिंग अ सिम्फनी, पेंटिंग अ पिक्चर, राइटिंग अ बुक और इन्वेंटिंग अ फिलॉसफी। तो इंसान जो है अकॉर्डिंग टू हैरी, जो बूढ़ा दिल है उसके दिल में सिर्फ खुशी इस तरह से लाई जा सकती है कि उसके लिए धुन क्रिएट की जाए। मतलब वो अगर इंटरेस्ट शो करे तो धुन क्रिएट कर सकते हैं आप, और पेंटिंग करें किसी पिक्चर की, या बुक लिख दें, या कोई फलसफा जाकर लिख दें। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, व्हाट इज हैरीज फिलॉसफी। हैरी की फिलॉसफी मतलब हैरी का फलसफा बताएं क्या था। हैरी फिलॉसफी शोज अ वे टू लिव, इट इज द टेक इजी वे। ही मीन्स टू से दैट वी शुड नॉट get worried about little things, we should live in age and people। हैरी का फलसफा ये था कि इंसान को एक तरीका लेकर आना चाहिए जीने का, लिव का, और उसको हमेशा आसान तरीका ही अडॉप्ट करना चाहिए जीने का। उसका मतलब था कि आप अपनी छोटी छोटी चीजों से परेशान ना हो और जिंदगी को हमेशा एज एंड पीस मतलब सुकून से और अमन से गुजारें। हाउ मच मनी डिड हैरी पे फॉर हिज बार्बर शॉप, जब किसी जमाने में हैरी ने दुकान खरीदी थी तो कितने पैसे दिए थे। हाउ लॉन्ग हैज हैरी बीन इन ओके बाय द सी, और जिस जमाने में वो ओके बाय द सी से आया था और आज तक उसको कितना अरसा हो गया है। हैरी पेड $75 फॉर द शॉप एंड ही bought it 24 years ago। बेटा अब ये हमारा व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है। अब एमसीक्यू कैसे बन सकता है जी, वो पूछ सकते हैं कि बताएं जी $75 में क्या खरीदा था उसने, फिर कितने साल हो गए हैं कि आप ओके बाय द सी पर वो आया हुआ है, तो 24 साल हो गए हैं। ही हैड बीन लिविंग देयर इन ओके बाय द सी सिंस देन, मतलब तब से लेकर अब तक वो उधर ही रह रहा है, 24 साल पहले की बात है। हाउ मेनी बार्बर्स आर देयर ओके बाय द सी, और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ हैरी ही था, क्योंकि ओके बाय द सी एक छोटा सा कस्बा था, तो इसलिए ऑलमोस्ट 1000 पीपल लिव इन द टाउन। तो सिर्फ कोई हजारों लोग ही जो हैं इस कस्बे में रहते थे ओके बाय द सी में। There are no barbers there except Harry, इसीलिए बार्बर के अलावा वहां पर कोई भी जो कटिंग कर सकता था वो नहीं था। मतलब सिर्फ हैरी ही था जो वहां पर कटिंग करता था, मतलब ओके बाय द सी की बात हो रही है। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाउ मच मनी डज हैरी
चार्ज फॉर हेयर कट, सिर्फ आधा डॉलर या पूरा डॉलर, मतलब $1 या कोई $25 वो कहता था जी मुझे चार्ज करने, कुछ कुछ को तो फ्री ही कर देता था। ही चार्जेस $1 फॉर अ हेयर कट, बट एज द पीपल इन द टाउन आर पुअर ही एक्सेप्ट्स half of $1 और इवन a quarter of $1। तो मतलब कहने का मकसद है कि गरीब लोग रहते थे वहां पर, तो वो कहता था चलो यार तुम लोग आधा डॉलर ही दे दो, इवन अगर क्वार्टर है तो क्वार्टर दे दो। वेयर इज क्ले गोइंग, क्ले कहां जा रहा है, जो कि 9 से 10 साल का लड़का था, हैरी का दोस्त, उसके बारे में बात हो रही है। चिल्ड्रन इन द विलेज ऑफन गो टू द बीच टू फाइंड थिंग्स वॉश्ड अप बाय द सी। तो वहां में ओके बाय द सी में जो लोग रहते थे वो ज्यादातर साहिल के किनारे ही जाते थे ताकि वो देखें कि समुंदर ने क्या चीज जो है धोकर साहिल के किनारे पर लाकर रख दी है। क्ले इज गोइंग देयर टू फाइंड सम स्टफ, वो वहां पर इसलिए जा रहे ताकि वो देख सके कि वहां पर कोई स्टफ है, धुलकर कोई आया है कि नहीं साहिल पर। Why does Clay need money? मैंने आपको बताया था पैसे उसको इसलिए चाहिए थे क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने वालिद साहब को वापस बुलाना चाहता था। यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि Clay is a poor boy, his father has left home, he needs money to bring his father back। तो वो वापस मतलब लेकर आना चाहता था अपने वालिद साहब को। He also wants to buy a gift for his mother, और वो ये भी चाहता था कि चलो मैं ऐड दूं अखबार में और अपने बाबा को वापस बुला लूं और अपनी वालदा को भी एक तोहफा ला कर दूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 अभी क्लियर किया है और अब 10 की बात करते हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू क्लेज फादर, वालिद साहब को उसके क्या हुआ था। मैंने आपको बताया था कि वो उसकी जो वालदा थी वो बहुत ज्यादा लड़ती थी अपने क्ले के फादर से, और वो बच्चों की जो जितनी भी कहते हैं इश्यूज थे उनसे वो बहुत ज्यादा परेशान था, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा कि मैं तो भाई बहुत तंग आ गया हूं, अब मैं इस किस्म की जिंदगी यहां पर नहीं जी सकता, और वो फौरन उस घर छोड़ता है और छोड़कर सेलिनास चला जाता है। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, तो काइंडली आप इस चीज को भी नोट कीजिएगा कि वो कहां पर गया था, मतलब सेलिनास गया था। व्हाट डज क्ले वांट टू पुट इन द लोकल न्यूज़पेपर, मैंने आपको बताया कि वो ऐड देना चाहता था क्योंकि वो अपने वालिद साहब को वापस बुलाना चाहता था। क्लेज फादर हैड लेफ्ट होम, क्ले वांट्स टू पुट एन ऐड इन न्यूज़पेपर। तो ऐड का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। In this ad, मतलब in this advertisement, he requests his father to come back home। तो वो एड इसलिए देना चाहता था कि अपने वालिद साहब को वापस बुला ले। अब ये मिस मैक्यूचन कौन है जी? मिस मैक्यूचन कैसा अपनी नौकरी के बारे में महसूस कर रही थी? वो एक यंग लेडी थी और वो जो ओके बाय द सी के बच्चे थे उनको पढ़ाती थी, और वो बहुत ज्यादा अपनी जॉब को एक्साइटेड थी लेकर, बहुत ज्यादा खुश थी। At the same time, she is upset at carelessness of the school children। जैसे कि बच्चों को हम पढ़ाने जाएं और बच्चे क्लास में मौजूद ना हो तो इंसान जो है वैसे ही बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, अपनी मायूस हो जाता है क्लास को लेकर, क्योंकि वो बच्चे वहां के बहुत केयरलेसनेस थे। इसको कहते हैं लापरवाही। What is Miss Macuchen? What is Miss Macuchen looking for? How does she feel about the children of the town? वो क्या मतलब महसूस कर रही थी, वो क्या बताना चाहती थी कि ये जो बच्चे हैं मैं इनके बारे में कैसा महसूस करती हूँ। तो उन्होंने बताया है कि हफ्ते वाले दिन, जो कि हफ्ता इतवार एक वीकेंड होता है, तो बच्चे, मैं स्कूल गई हूँ पढ़ाने तो स्कूल में है नहीं थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई, मैं उनको ढूंढती रही लेकिन उनको परेशानी का ही सामना मिला। उन्हें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं नाराजगी हुई। उन्होंने कहा कि ये तो मैं मतलब इनको ढूंढ रही हूँ, इन्हें तो टीचर को ढूंढना चाहिए था, और वो इसी केयरलेस और अनरूली की वजह से बहुत ज्यादा उनको बुरा महसूस हुआ। शी फील्स वेरी सैड। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो व्हाट डज हैरी एडवाइज हर टू डू। अब मिस मैक्यूचन को हैरी ने क्या कहा था, नसीहत क्या दी थी? उसने कहा बीबी तुम ऐसा करो, मतलब लेडी यू जस्ट डू दैट, कि उनको नसीहत की कि सैन फ्रांसिस्को चली जाओ, ये भी एक जगह का नाम है। He says that she needs to be have a big excitement in his life। उसने कहा था कि तुम ना अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा खुशी का मौका लेकर आओ और तुम एक ना बड़े शहर चली जाओ। He also advises her to get married and produce her own children। उन्होंने कहा जाओ भाई सैन फ्रांसिस्को चली जाओ, चली जाओ, और नसीहत की कि जाओ वहां पर शादी करो और बच्चे पैदा करो। अब ये इसके अलावा मैं तुम्हें कोई और नसीहत नहीं करता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी। व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डज मिस मैक्यूचन वांट? कैन हैरी गिव अ पुडल हेयर कट? ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। शी वॉन्ट्स अ पुडल हेयर कट। दैट हेयर कट जो है वो हैरी नहीं दे पाता, नहीं कर सकता था इस तरह का, और ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है आपसे। ही सेज दैट ही डज नॉट नो हाउ टू गिव पुडल हेयर कट। उसने बेचारे ने ये कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है कि पुडल हेयर कट कैसे देते हैं।
अगर आप बात करें जी, व्हाट डज मिस मैक्यूचन थिंक दैट पुडल हेयर कट विल डू फॉर हर अपीयरेंस, उसकी जाहिरी चीज पर क्या असर डाल सकता था? तो उसने कहा जी, शी थिंक्स दैट बाय हैविंग अ पुडल हेयर कट शी वुड लुक वेल प्लेन एंड सिंपल। उसको लगता था कि मैं बहुत खूबसूरत, बड़ी सादा और बहुत अच्छी लगूंगी। शी थिंक्स दैट सच अ हेयर कट वुड हेल्प हर एडजस्ट हर सेल्फ टू द सराउंडिंग्स। उसने कहा कि हो सकता है कि मेरे हेयर कट्स की वजह से इस माहौल में मैं एडजस्ट हो जाऊं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो लिखा हुआ है जी, वेयर हैज मिस मैक्यूचन क्लार्क लेवी बीन, हाउ डज ही गेट ओके बाय द सी। लें जी, उसके वालिद साहब जो हैं वापस आ रहे हैं और अगले क्वेश्चंस में मैं आपको ये भी बता दूंगा जी कि ये हुआ क्या था, कैसे आया था। तो आपने ये चीज काइंडली जो है फॉलो करनी है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा कि लिखा हुआ है जी, ही हैज बीन वर्किंग इन शैलिनाज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ही हैज कम टू ओके बाय द सी, ठीक है जी, एंड बाय अ ट्रक, वो बेचारा ट्रक से आया था। ही वांट्स टू गिव मनी टू हिज फैमिली। देखें जी, बाद में क्लार्क लेवी को अपनी फैमिली का एहसास आ गया कि जी मैं अब उनको कुछ पैसे दे आऊं। व्हाट डज क्लार्क गिव टू हैरी फॉर व्हाट पर्पस। याद रखिएगा, क्लार्क जो है वो वालिद हैं क्ले के, और वो हैरी के पास इसलिए आए कि जी पैसे पूसे दे दूंगा मैं कुछ, और वो अपने वालदा को जाकर दे देगा। क्लार्क ने हैरी को $310 के नोट्स दिए, मतलब $30 दिए। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे। ही आस्क्स हिम टू गिव इट टू क्ले, और उसने कहा कि ये जो मैं तुम्हें $30 दे रहा हूं, ये काइंडली क्ले को दे देना, और उसे कहना कि वो अपनी वालदा को जाकर घर पकड़ा दे। हाउ फार इज इट हॉलीवुड फ्रॉम ओके बाय द सी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बाय द सी सिचुएटेड है जी हाईवे पर जो कि हॉलीवुड जाती है, और हैरी कहता है जी हॉलीवुड जो है वो तकरीबन 200 मील दूर है ओके बाय द सी से। व्हाट वर्क डज द मैन डू। अच्छा, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो लिखा हुआ है, व्हाट वर्क डज द मैन डू। काम क्या करता था जी मैन एक राइटर था, ये भी एक करेक्टर है। When Harry asked him about what he writes, he says that he writes a little bit of everything. तो हैरी ने पूछा भी तुम क्या राइट कर सकते हो, क्योंकि तुम तो राइटर हो। तो उसने कहा यार मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ हर चीज पर। तो उसने अगले क्वेश्चन में पूछा है जी, व्हाट डिड क्ले फाइंड नियर द ब्लैक रॉक। द ब्लैक रॉक वाज अ रॉक स्टैंडिंग ऑन द बीच। ये साहिल जहां पर वो चीजें धुलकर आती थी, वहां से ये मतलब रॉक पाया जाता है। तो ब्लैक रॉक के पास गए। नो वन कुड गो अराउंड टू इट्स ओशन साइड एक्सेप्ट when the tides was low। कोई भी ब्लैक रॉक के पास इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि जो टाइड्स मतलब बहुत बड़ी लहरें हैं वो जब तक कम मतलब लो नहीं हो जाती थी, क्योंकि ये बहुत हाई होती हैं और काफी दफा सुनामी का भी मरकज बनती हैं, पर्पस बनती हैं। क्ले फाउंड एन ऑयस्टर फ्रॉम देयर, और जैसे ही टाइड वहां पर लो थी, क्ले वहां पर गया और उसको वहां पर एक सिपी मिल गई। ऑयस्टर का मतलब होता है घूंग। अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो लिखा हुआ है, व्हाट इज क्लेज बिलीव अबाउट द ऑयस्टर। व्हाट डज क्ले थिंक अबाउट द वर्थ ऑफ द ऑयस्टर पर्ल। जो उसको ब्लैक रॉक पर मिला था ऑयस्टर, क्या उसकी लागत थी, क्या कीमत थी उसकी। ही बिलीव्स दैट देयर इज अ बिग पर्ल इन द ऑयस्टर। उसको लगता था कि जो मैंने घूंग मुझे मिली है, या जो मुझे क्या कहते हैं सिपी मिली है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मोती है। और उसका ये भी यकीन था कि ये तकरीबन $100 का है, $300 का। एमसीक्यूज हो सकता है जी ये आपका। अगर आप 24 क्वेश्चन की बात करें, डज मिसेस मैक्यूचन बिलीव दैट देयर इज अ पर्ल इन द ऑयस्टर। नहीं जी, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मिस मैक्यूचन कहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है, लड़की थी वो, सीधी बात करने वाली। उसने कहा जी मुझे ये बिल्कुल भी सच नहीं लगता, और तुम लोगों को भी ये सच कबूल कर लेना चाहिए कि उसमें, उस सिपी में, उस गूंग में कोई भी पर्ल नहीं है, नो पर्ल। Why does Miss Mackichan have a chair with 3 legs? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। She goes to the beach, वो बीच पर गई थी, उसको वहां पर ये 3 टांगों वाली कुर्सी मिली थी। She brings it with her, वो साथ ही ले आई थी। However, she does not seem to do anything with it, और लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं करती थी।
अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ जज इन जज एपलगर्थ, ये एक और करेक्टर है जिसके बारे में इस प्ले के बारे में बताया जा रहा है। ही इज कॉल्ड अ जज बिकॉज वंस ही जज्ड एनिमल्स एट अ कंट्री फेयर। उसने बस सिर्फ जानवरों के बारे में फैसला किया था जिसकी वजह से उसको जज करार दिया गया था। ही जज डॉग्स, ही इज नॉट अ जज एट एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब वो किसी भी अदालत में कानून को जज नहीं करता। व्हाट इज ईयर इज इट इन द ऑयस्टर द पेरल, ये आपको बोर्ड में भी इसी तरह क्वेश्चन देगा। मिस मैकिचन डिसअप्रूव्स टू ऑफ हैरीज थॉट, शी आस्क्ड हिम इफ ही लिव्स इन द मिडिल एजेस, देन ग्रीली सेज, ग्रीली भी एक करेक्टर है, दैट हैरी डज नॉट लिव इन मिडिल एजेस, ही लिव्स इन द ईयर 1953। ये एग्जैक्ट आंसर है। 1953 में ये जो प्ले है उसने टेक प्लेस किया था। हु इज ग्रीली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किरदार था, मतलब कि करेक्टर था। व्हाट डज ही हैव इन अ बॉटल, ग्रीली इज अ बॉय हु ब्रिंग्स सी वाटर इन अ बॉटल। अगर आप लोगों ने पायरेट फिल्म देखी हुई है तो इसी तरह एक बोतल के अंदर वो चीजें रखना मुनासिब समझता था। एज पर्ल इन द प्ले स्टैंड्स फॉर होप, जो पर्ल है वो एक क्ले के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी, और जो बोतल है सी वाटर स्टैंड्स फॉर द डिटेल्स। और जो बोतल ग्रीली के पास पाई गई है वो बेसिकली डिटेल्स के लिए मतलब डिटेल्स को कंपेयर करती है। पानी बोतल के अंदर डिटेल्स को कंपेयर कर रहा है, मतलब मेटाफॉर है। दैट हैव टू बी लुक फॉरवर्ड, जिन मतलब तफसीलात के बारे में आपने आगे देखना है। हु सजेस्ट दैट दे शुड ओपन द ऑयस्टर, किसने उन्हें मशवरा दिया कि आप जो हैं ये ऑयस्टर खोल लें, मतलब इसको ओपन कर लें। मिस मैकिचन डिसएग्रीज टू द आइडिया ऑफ द ऑयस्टर कंटेन्स अ पर्ल इन इट। ये जो मिस मैकिचन, उसने कहा जी कोई मोती शोती नहीं है इस घूम के अंदर या सिपी के अंदर। देयरफॉर शी सजेस्ट दैट दे शुड ओपन, और यही हैं जिन्होंने कहा था इस सिपी, इस घूम को खोलें एंड सी इफ इट कंटेन्स अ पर्ल और नॉट, इसके अंदर है या मोती है या नहीं है। व्हाई डू दे वांट वोजैक टू कम आउट, वोजैक एक मैकेनिक है, उसको क्यों बाहर बुलाया जा रहा था। ये भी एक करेक्टर है क्योंकि वो वॉच वगैरह रिपेयर करता था तो उन्हें लगा कि चलो ये सीपी खोल लेगा। दस दे वांट हिम टू कम, इसलिए इस वजह से उसको कहा कि तुम बाहर आ जाओ और काइंडली इसको ओपन करो, हमारे ऑयस्टर को विद केयर, बड़े एहतियात से करना क्योंकि इसके अंदर बहुत महंगा मोती है जो कि ऑयस्टर के अंदर है, घूम के अंदर है, सीपी के अंदर है। जैसे कि आप नेक्स्ट में देख सकते हैं 31 क्वेश्चन में, हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहैबिटेंट्स, रिहायशी कैसे उसने बताए हैं। उसने कहा था ये रिहायशी बड़े गरीब हैं, ये बहुत महीनों इनको बेचारों को बस 2-3 महीने जो है वही इनको नौकरी मिलती है, गेट पेंशन्स भी मिल जाती हैं इनको कभी कभार। और ये जो क्या कहते हैं हमारे मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, ये ज्यादातर जो है गार्डन पर काम करते हैं, मुर्गियों पे काम करते हैं। दे अर्न अ फ्यू डॉलर्स, उनको कुछ डॉलर्स भी मिलते हैं वेजिटेबल्स को बेचने के बाद, और अंडों को भी। हाउ डज मिस मैकिचन व्यू हैरीज, हाउ डज मिस मैकिचन विद हैरीज थिंकिंग अबाउट द पर्ल इन द ऑयस्टर, उसको क्या लगा था कि जी ये जो हैरी सोच रहा है तो ये क्या सही सोच रहा है, उसके अंदर है कि नहीं है। शी थिंक दैट हैरी हैज कंफ्यूज आइडियाज, उसको लगता था कि हैरी के जो हैं वो बड़े परेशान ख्यालात हैं। शी थिंक्स दैट ही इज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन क्ले, उसको लग रहा था कि वो बेचारा धोखे दे रहा है क्ले को, लेकिन वो क्यों धोखा देता। हाउएवर लेटर शी कम्स टू नो दैट हैरी वांट्स टू हेल्प क्ले विद मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, उसको बाद में पता चला कि हैरी जो है वो क्ले की पैसों की वजह से मदद करना चाहता है, इसलिए वो उसको कह रहा है, हौसला दे रहा है। Why does the judge think that Miss Mackichan will not last as a teacher? What kind of teacher does the judge think is needed? Miss Mackichan को जज क्यों कह रहा था, जज एपलगर्थ की बात हो रही है, वो क्यों नहीं कह रहा था कि ये जो है यहाँ पर टीचर बन सकती है। He says that Miss Mackichan will not stay a month, वो कह रहा था ये महीना भी नहीं रहेगी, वो बड़ी खूबसूरत है और यहाँ पर जो टीचर की जरूरत है उसको जरा क्रूअल मतलब जालिम होने की जरूरत है और वो बूढ़ी औरत होने की जरूरत है, जबकि ये जो है ये बाथिंग ब्यूटी लाइक हर है, मतलब ये बहुत खूबसूरत लड़की है, ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, स्टे नहीं कर सकती है। अगर आप 34 क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज एप्पल गर्ल्स कंप्लेन अबाउट द सी, उसने कहा था जी ये जो समुंदर है ये बिल्कुल भी अब अच्छी चीजें नहीं धोकर लाता, मतलब इसकी वेव्स जो चलती हैं वो वैल्यूएबल थिंग्स के साथ नहीं चलती हैं, अब ये बहुत अच्छी चीजें नहीं लेकर आता। क्वालिटी ऑफ स्टफ जो है इसका वॉश्ड अवे कर दिया गया है, बिकम पुअर, और ये लोग जो समुंदर है ये खराब हो चुका है, अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से वेव्स जो है धोकर मतलब चीजों को नहीं लेकर आता। एक्चुअली कहने का मकसद ये था एप्पल गर्ल्स का।
जैसे कि आप 35 क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब। ये वही राइटर है जिसने हैरी को कहा था कि मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं सकता। ही टेल्स हैरी दैट दे हैव इन्वेंटेड अ गैजेट इन न्यूयॉर्क। उसने कहा न्यूयॉर्क में हमने एक गैजेट है जो कि सेफ्टी रेजर उसको इजाद किया है। एनीबडी कैन गिव अ हेयर कट विद इट और इट्स प्राइस इज $295। ये बहुत पुरानी बात है जिसकी वजह से उनको ये गैजेट लग रहा है और बड़ा मैजिकल चीज ही लग रही है। $295 का उसने बताया था हैरी को कि ये $295 में तुम्हें रेजर मिल जाएगा। हु बाइज ऑयस्टर, किसने जी खरीदा था? द राइटर नोज दैट देयर इज नो पर्ल। उसको पता था कि इसके अंदर कोई भी मोती नहीं है, लेकिन बाद में ही पेज $300 फॉर इट। एमसीक्यू भी हो सकता है जी, $300 में बेचा था उसने, सॉरी खरीदा था। इनफैक्ट उसने इसलिए खरीदा था ताकि वो क्ले की मदद कर सके। डज द राइटर ओपन द ऑयस्टर, क्या राइटर ने ऑयस्टर को खोला था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हाउ डज नॉट He does not open it as he believes that pearls do not stop growing। उसने इस यकीन के साथ नहीं खोला था ताकि उसके अंदर जो पर्ल जो हैं वो उगते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं। इनफैक्ट ही नोज दैट देयर इज नो पर्ल इन द ऑयस्टर। वो खुद उसको यकीन था कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई पर्ल नहीं है। ही जस्ट हेल्प्स क्ले विद मनी। वो तो बस कह रहा था कि यार मैं इसकी किसी तरह से मदद कर दूं बेचारे क्ले की ताकि अपने वाले साहब को वापस बुला ले। एक्चुअली ही बायज द स्टोरी विच इन itself is a pearl। वो तो पूरी कहानी, पूरे प्ले को खरीदना चाहता था क्योंकि वो सिर्फ पर्ल ही था जो पूरी कहानी में सस्टेन कर रहा था। Why does क्लार्क लैरबी रिटर्न? क्यों क्लार्क लैरबी वापस आ गया था? क्ले हैज पुट एड, ये जी कामयाबी आ गई क्योंकि $300 मिल गए थे। उसने ऐड लिख दिया और ऐड लिखकर अखबार में अपने वालिद साहब को वापस बुला दिया। वालिद साहब ने अखबार पढ़ा, मतलब उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा। ही मिसेस हिज फैमिली, उसको याद है अपना खानदान और वो वापस घर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर डू विद ऑयस्टर? उसने ऑयस्टर के साथ क्या किया? ही लुक्स एट इट केयरफुली। उसने बड़े एहतियात से देखा, उसने अपनी फिंगर्स में उसको टर्न भी किया। ही डज नॉट ओपन इट, उसने नहीं खोला उसको। इन द एंड ही पुट्स इट इनटू हिज पॉकेट, वो अपनी जेब में डालता है और चला जाता है। थैंक यू सो मच for watching our video for this play 3 and again I'm just telling you, if any query, if any question you want to ask, you can contact with us। आप हमसे राब्ता करें और इंशाल्लाह मेरा फ़ोन नंबर जो है वो लिखा हुआ है, काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियोस में भी दिया है और क्या कहते हैं उसमें कमेंट्स में भी है। और आप बिल्कुल फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे किसी भी टीचर से अगर कोई भी आपको इशू है, और जीएस यूट्यूब एकेडमी के प्लेटफॉर्म के जरिए ही आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको हर तरह की हेल्प आउट करेंगे हर एक सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज।